अब देखिए, जो अक्षय चिन्ह का एरिया है वहां पर हमारे ग्रेजर्स जरूर जाया करते थे, लेकिन हमने कभी वहां पर चौकियां नहीं बनाई। और अक्षय चिन्ह का एरिया दो एरियाज को कनेक्ट करता है चाइना के, जो दोनों ऑक्युपाइड है, सिंकियांग का रीजन और तिब्बत का रीजन। और तिब्बत और सिंकियांग को जोड़ने के लिए अक्षय चिन्ह का होना जरूरी है। 1:15 बजे मेरे को इनके जेसीओ का फोन, सुबेरा इतप्पा उनका नाम था, उसने कहा सर क्या हम सर की बॉडी को निकाल लें। एंड दैट वाज अ शॉक फॉर मी। जब उसने बॉडी बोला था, आपने जब बोला कि रिटायरमेंट के बाद आई वांट टू गिव बैक टू द सोसाइटी, तो आई वाज थिंकिंग यार, बंदे की नौकरी तू चलता जा, तू चलता जा, तू चलता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। द फौजी शो में सामाजिक जिम्मेदारी की तरफ एक विनम्र कोशिश है। इस शो से इकट्ठा किया हर पैसा भारत के वीर फाउंडेशन में जाएगा, ताकि हमारे शहीद भाई बहन की फैमिलीज को कोई भी आर्थिक समस्या ना आए। आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से किसी की सहायता हो सकती है, क्योंकि मैं खुद एक एक्स एनडीए हूँ और नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल ट्रेनिंग किया हूँ। मैं सम्मान करता हूँ हर उस भाई बहन का जो सरहद पर है, ताकि हम जैसे लोग, आप और मैं, चैन की नींद सो सके। जय हिंद, वंदे मातरम एंड भारत माता की जय। स्वागत है आपको ऑन द फौजी शो। लिसनिंग टू अस ऑन एनी ऑडियो प्लेटफॉर्म, तो हमें 5 स्टार रेटिंग देना, सो दैट दिस ऑडियो get shared amongst many people. So sir, thank you so much sir for accepting my invitation. And first part के बाद तो मुझे ऐसा लगा कि we should make another video with you, because आप तो hardcore combat veteran हो, and your experiences से जो youth को motivation मिलेगा, plus now what you're doing for society is amazing sir. For guys who don't know, first part में we had discussed sir's operation in Manipur, Nagaland, then in Punjab and Operation Pawan in detail. सर ने काफी operations के बारे में share किया, so please do check that out. In this video, we'll talk about Rashtra Rifles, his experience in Ladakh, Galwan Valley. He was a company commander in Kargil Dras. So उसके बारे में बात करेंगे. So stay tuned. Thank you so much, sir, and I'm looking forward to this video as well. So, sir, now you have been posted to Ladakh and Galwan Valley, which has been in news for so much. So, sir, before you share your experience, क्या आप थोड़ा हमारे ऑडियंस को बता सकते हैं कि what is the first all about? What is our perception of the line? Till what fingers? What is their perception of the line? And why is the conflict all about? Because we served there. सिमरत, इसी जम्मू एंड कश्मीर, आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 को इट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया। ये इंडिया का पार्ट बना है ओनली ऑन 25 अक्टूबर 1947। ठीक है। तो उस टाइम पे जो महाराजा हरि सिंह, जो जम्मू एंड कश्मीर के जो राजा थे, वो 5 इलाकों को कंट्रोल करते थे। जम्मू रीजन, कश्मीर रीजन, लद्दाख, गिलगिट और बाल्टिस्तान। तो गिलगिट एंड बाल्टिस्तान तो एक चाल के दौरान के कारण जो है, वो एक अंग्रेजों ने मिल करके जो है वो वहां पे एक रेबेलियन करवाया, झूठा रेबेलियन करवाया, कुछ मिला दिया। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर का जो लद्दाख का रीजन था, उसमें हमारी जो पोस्ट थी, देखिए हमको ये भूलना नहीं चाहिए कि जनरल जोरावर ने अपने कैंपेन के थ्रू उन्होंने जो रास्ता लिया था वो किश्तवाड़ से लद्दाख जाने का था, और लद्दाख से उन्होंने कैप्चर किया था
लद्दाख के पोर्शन को और अपना किला भी वहां बनाया। मैं इस किले को देख चुका हूं जब मैं वहां पर पोस्टेड था उस इलाके के अंदर। पेंगोंग सो लेक के ऊपर अगर चलो तो आपको ये इलाका पूरा नजर आता है यहाँ पर इस तरह से। अभी क्या है कि आ, हमारी जो बाउंड्री थी वो उस पर्टिकुलर टाइम पे जो हम करे थे, एक तो मैकमोहन लाइन थी जो कि एक एग्रीमेंट के थ्रू अप्रैल 1914 में इंडिया, चाइना और तिब्बत के बीच में फाइनलाइज हुई थी, जो सिर्फ अरुणाचल के एरिया में अंदर है। ओके तो सर। मैकमोहन लाइन, लेकिन इसको कभी भी चाइना ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। जो दूसरी जो बाउंड्री की जो लाइन थी जिसको कि हम रिकॉग्नाइज करते थे लेकिन चाइना ने रिकॉग्नाइज किया, इसको मैक्सवेल लाइन बोलते हैं इन लद्दाख। अब देखिए, जो अक्षय चिन्ह का एरिया है वहां पर हमारे ग्रेजर्स जरूर जाया करते थे, लेकिन हमने कभी वहां पर चौकियां नहीं बनाई। और अक्षय चिन्ह का एरिया दो एरियाज को कनेक्ट करता है चाइना के, जो दोनों ऑक्युपाइड है, सिंकियांग का रीजन और तिब्बत का रीजन। और तिब्बत और सिंकियांग को जोड़ने के लिए अक्षय चिन्ह का होना जरूरी है। तो इन लोगों ने 1954-55 में एक सड़क बनाई जो तिब्बत को सिंकियांग से जोड़ती है। और इसका पता हमको 1958 में पता लगा, जब हमारे कुछ पर्वतारोही, हमारे कुछ माउंटेनियर्स जो चढ़े कहां पर, गढ़वाल की नंदा देवी पर्वत पे, उस इलाके में, वहां से उन्होंने जब देखा और वहां के मैप एक्सेस किए, तब इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बताया कि ये है। तो जो इंटरप्रिटेशन यही रही है कि उनकी बाउंड्री कहां है और हमारी बाउंड्री कहां है। अब देखिए, उनके लिए अक्षय चिन्ह बहुत जरूरी इसलिए है कि अगर अक्षय चिन्ह नहीं होगा तो सिंकियांग और तिब्बत नहीं जुड़ सकते। हमारे लिए यहां से निकलने वाली जो रिवर्स हैं वो फीडर्स हैं इंडस के लिए। अभी चाइना के लिए ये इलाका बहुत जरूरी क्यों है? क्योंकि सिंकियांग का रीजन सेमीकंडक्टर्स और चिप्स बनाने के लिए बेस्ट सैंड देता है, लेकिन माइक्रो चिप्स बनाने के लिए पानी की बहुत जरूरत पड़ती है। तो वो कर क्या रहे हैं, वो ये इन गलवान रिवर में, शायोक रिवर्स में छोटे छोटे डैम बना के पूरा पानी डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं सिंकियांग में, ताकि इनकी माइक्रो चिप्स और सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री वहां पर, कॉटन की इंडस्ट्री वहां फ्लरिश कर सके। और इसीलिए चाहते हैं कि इंडिया इस इलाके पे यदि कब्जा छोड़ दे तो रिवर जो है, जो फीडर रिवर है इंडस की, वो उनके कब्जे में आ जाए। और इसीलिए हमारे लिए इस इलाके में रहना बहुत जरूरी है। सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारी जरूरी है, इसलिए कि पानी की भी समस्या आ सकती है। और कॉन्फ्लिक्ट यही है कि जो एरिया हमारा है, जो डेमचौक का एरिया है हमारा है, जो गलवान का एरिया हमारा है, जो फिंगर्स का एरिया जो पेंगोंग सो लेक का है, पेंगोंग सो लेक अपने आप में 62 से 64 किलोमीटर लंबी और कहीं कहीं जगह पे 4 से 5 किलोमीटर चौड़ी है। इसका 2/3 पोर्शन चाइना के पास है। तो अभी भी जो उन्होंने ब्रिजेस बनाए हैं, अभी भी जो वो वहां पे सड़कें बना रहे हैं, वो अपने एरिया में बना रहे हैं, हमारे एरिया में बनाई। जो एक इन पहाड़ियों के बीच में बहुत प्लेन एरिया आता है ना, ये जो जो प्लेन एरिया है, उनके भी टैंक्स उस इलाके के अंदर है, हमारे भी टैंक्स इलाके के अंदर है। पहले वो लोग भी पेट्रोलिंग करते थे, हम भी पेट्रोलिंग करते थे, लेकिन शांति थी। अब क्योंकि चाइना रिवर्स का कंट्रोल अपने पास जाता है, टॉप पहाड़ियों का कंट्रोल अपने पास जाता है, इसलिए ये प्रॉब्लम यहां पर आ रही है और हम उसको रजिस्ट कर रहे हैं। और क्योंकि चाइना अब ये जानता है कि मिलिटरीली ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो स्लाइमी, वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और उसमें बनता है। मैं वहां पर रह चुका हूं, हमारी फ्लैग मीटिंग होती थी, मैं चाइना के जो अक्रॉस जो मेजर थे उनसे बहुत बार मिला करता था, कई बार उनसे डिस्कशन हुई है। हम उनके इलाके जो मोल्दो का इलाका है वहां हम जाया करते थे, मीटिंग किया करते थे उनसे। तो चाइना के साथ ये प्रॉब्लम वहां पर है और ये रहेगी जब तक दोनों के दोनों कंट्रीज ये फाइनलाइज नहीं करते कि बाउंड्री पिलर कहां पर लगना चाहिए। चाइना ये नहीं चाहता कि बाउंड्री पिलर की आज ये डेफिनेशन हो जाए। उसका एक कारण ये है, कन्फ्यूशियस का प्रिंसिपल जो चाइना फॉलो करता है, या सन सेन का प्रिंसिपल एक है, कंट्री की लाइफ के, इंसान की लाइफ को यदि 50 साल गिना जाए
तो कंट्री की लाइफ का 1 साल होता है। तो वो कहते हैं कि हमारा देश जब से कम्युनिस्ट देश बना या इंडिपेंडेंट हुए हैं, हमको तो अभी 1.5 साल हुआ है, तो इंडिया से 1.5 साल पुराना है, तो 1.5 साल में कौन सी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, बहुत समय पड़ा हुआ है। लेकिन हम लोग इसको मानते हैं कि जितनी जल्दी रिजॉल्व हो उतना बेहतर। अब मैं जब वहां पर गया, ये बात 1993 की है। 1993 में मैं पेंगोंग त्सो के किनारे चुसूल का जो एरिया था, वहां से हम पेट्रोलिंग क्या करते थे, डीबीओ तक, गलवान तक, उस पूरे इलाके के हम लोग करते थे। वो भी करते थे हम लोग। वहां पे टोटल मिला के 8 फिंगर्स हैं। उस 8 फिंगर में फिंगर 4 तक हम थे, फिंगर 8 पे वो थे। फिंगर 5, 6, 7 जो बीच का जो एरिया था, ये दोनों के लिए नो मैंस लैंड। लेकिन उन्होंने अचानक फिंगर 8 से हट करके वो फिंगर 4 पे आके उन्होंने अपनी पोस्ट बना दी, और यही डिस्प्यूट का कारण बना, जहां तक पेंगोंग त्सो का एरिया है। और जो गलवान का एरिया के अंदर है, उन लोगों ने वहां पर एक टेम्पररी टेंट लगा दिया, जिसकी कहानी हम जानते हैं कल बाबू के उसमें, और जो हमारा जो 16 बिहार ने जो एक्शन वहां पर लिया था उसके बारे में इस तरह से। Yes. मेरा वहां का जो एक्सपीरियंस था, बहुत ठंडा इलाका है, 15 से 16,000 फीट की हाइट है, बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी वहां पे विंड चिल फैक्टर की, बहुत तेज हवाएं चलती हैं। वो ऐसी हवाएं जो आपको सामने से आए तो पीछे से निकल जाएं, इस तरह की आती हैं। और चसूल की वैली के अंदर, क्योंकि हमारे वहां पर 2 इस टाइम पर एयरफील्ड्स हैं, एक चसूल के अंदर है और दूसरा डीबीओ के अंदर, और ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम द स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू एंड सपोर्ट टू द फोर्सेस। ग्रेट, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने बड़ा डिटेल में समझा दिया एंड आई थिंक सबके डाउट्स होपफुली क्लियर हो जाने चाहिए। वी विल पुट सम मैप्स ऑन द स्क्रीन। जब आप जगहों के नाम बता रहे हैं, आई थिंक उससे थोड़ा थिंग्स कैन गेट क्लियर। सर, नाउ यू नो योर एक्सपीरियंस एज कंपनी कमांडर, कारगिल, द्रास, इतना इतना ठंडा है, -40 50 जाता है, उससे भी ठंडा, एंड इतना ठंडा बेसिकली अनहैबिटेबल है ऑलमोस्ट, लेकिन हमारे इंडियन आर्मी हर जगह ही है। सो सर, उसके बारे में थोड़ा शेयर कीजिए अपना एक्सपीरियंस एज अ कंपनी कमांडर देयर। ये वही चसूल के बाद जब हम ग्लेशियर से नीचे उतर गए, तो हम लोगों को फिर जो है वो कारगिल द्रास का जो एरिया है वहां हमको भेज दिया गया। और जो मैं द्रास के एरिया में था, तो जो 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 फेमस टाइगर हिल जो पहाड़ी बनी है, टाइगर हिल से थोड़ा आगे एक पहाड़ी, इसका नाम फर्म बेस। तो हमारी जो पोस्ट थी वो फर्म बेस के ऊपर थी। ओके सर। फर्म बेस के ऊपर, फर्म बेस वो जगह है जहां टाइगर हिल को क्रॉस करने के बाद आप आगे जाते हैं, तो वो फर्म बेस का एरिया है। तो मैं 1994 1993 में तो हम यहाँ पर थे, फिर हम लोगों ने अपना ग्लेशियर टेन्योर किया। 1994 के आखिरी 6 महीने हम लोगों ने इस इलाके में निकाले। अब देखिए यहाँ पर द्रास इज द कोल्डेस्ट, सेकंड कोल्डेस्ट इनहेबिटेड एरिया इन द वर्ल्ड, साइबेरिया के बाद। जो मस्को वैली है वहां पर, जहां पर कि बहुत ठंड पड़ती है, तो आपको मस्को वैली से क्रॉस करते हुए आपको ऊपर जाना पड़ता है। बहुत ज्यादा बर्फ तो पड़ती है उस इलाके के अंदर। यहाँ पर जब मैं वहां पर था, तो वहां पर एक कहानी थी जो हमको बताई गई कि क्योंकि यहाँ पर देखिए ये डिफाइंड बॉर्डर तो है नहीं, इट इज जो जिसने पकड़ लिया वो उसने कब्जा कर लिया उस इलाके के ऊपर, इस तरह से। तो फॉर्म बेस में जब मैं कंपनी कमांडर उस इलाके में था, साथ में वहां पे एक जगह है जिसको हम गैप लोकेशन बोलते हैं। ये गैप है 2 पहाड़ियों के बीच का। और एक कहानी थी बहुत पुरानी, हमको सुनाई जाती थी कि एक बार पाकिस्तान के रेड किंग पार्टी गैप तक आई थी, उन्होंने हमारे कुछ सोल्जर्स के ऊपर अटैक किया था और कुछ एक लोगों को वहां से उठाने की कोशिश की थी। तो मैं बड़ा केयरफुल रहता था कि भाई गैप के इलाके में कोई खबर नहीं होनी चाहिए इस तरह से। और हमारी एक वहां पे पोस्ट ऐसी थी जिसको हम 5165 बोलते थे। यहाँ पर सिर्फ 10 सोल्जर रह पाते थे। रात को हम चढ़ते थे, उठते, क्योंकि सामने चढ़ना पॉसिबल नहीं था। 10 ही आदमी रह पाएंगे वहां पे। आप ये देखिए कि 10 आदमी वहां पर उस इलाके में रह रहे हैं।
FGH फाइबर ग्लास हट हमको एक मिली थी, जिसको हमने ऊपर बनाया हुआ था उस इलाके के अंदर, वो भी रिवर साइड के अंदर। उसी 10 में जो है आप कंपनी कमांडर के तौर पे भी रह रहे हैं, आपके जवान भी हैं, आपका एक ही बाथरूम है जिसको आप शेयर करते हैं। यदि किसी को बीमार पड़ जाए कोई, तो उसको उतारने के लिए कोई हेलीपैड भी उस इलाके में आपको नीचे लाना पड़ता है। ये सिचुएशन के अंदर हम वहां पर थे। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात भी बताऊं कि मेरे जो बिल्कुल सामने था, वो पाकिस्तान की एक पोस्ट थी जो हेयरिंग डिस्टेंस में, वहां से तो दूर नहीं, हेयरिंग डिस्टेंस में। तो उनके पास केरोसिन की बड़ी कमी हुई। पाकिस्तान आर्मी के बाद तब भी जो है केरोसिन की बड़ी कमी होती, हमको केरोसिन की प्रॉब्लम नहीं जी हमको केरोसिन की प्रॉब्लम नहीं होती है। हम लोग तो अपना हेलीपैड भी जो है वो आटे से या मिल्क मेड के टिनों से जो है वो बना करके करते हैं। वो दैट इज द सेफेस्ट थिंग कि आप आटा लगाओगे तो दूर से आपको दिख जाएगा कि मिल्क मेड के टिन जो है उससे आप हेलीपैड को करोगे इस तरह से। तो वहां पर ऐसा है कि यदि आपने एक दिन के लिए भी पोस्ट को छोड़ा तो वो आकर के आपके इलाके में आ जाएंगे और एक पोस्ट आगे बना लेंगे। ये वो जमाना था 1990, सीज फायर हुई नहीं थी, दबा की फायरिंग होती थी, रोज उनकी भी फायरिंग, वही फायरिंग करेंगे, आप भी फायरिंग करोगे। आपकी पार्टी पानी लेने के लिए जा रही है, अगर आपने ठीक प्रोटेक्शन नहीं लगाया है तो ये नहीं पता कि कब वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। आपके जो खच्चर पानी लेने के लिए जा रहे हैं वो सही सलामत वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। ऐसे करते करते हम लोगों ने वहां पर तो पूरे 6 महीने निकाले, और निकाल करके जब हम वापस आए फॉर्चुनेटली वहां पर इस तरह से वही था कि सही सलामत वहां से वापस आ गए, कैजुअलिटीज नहीं हुई, ना हमारी ना कोई फ्रॉस्ट बाइट की केस वहां पे हुआ, तो चुपचाप हम फिजिकल कैजुअलिटीज या क्लाइमेट कैजुअलिटीज के बिना हम वापस आ गए। ठीक। must be very tough to fight in a place where दुश्मन के अलावा आपका एक और दुश्मन है, वो वेदर वहां का। एक्चुअली मैं बताऊं, इस इलाके में वेदर बहुत बड़ी वो होती है, क्योंकि आपको रात दिन पेट्रोलिंग करनी पड़ती है, आपने लिंक एस्टेब्लिश करने ही करने हैं आपने ट्रुप्स के साथ में। तो आपको वेदर जो है, दो आज हमारी सुविधाएं बहुत अच्छी हो गई हैं, हमारी क्लोथिंग बहुत अच्छी हो गई हैं, हमारे रहने के जो पहले हम टेंट में रहा करते थे, आज हम फाइबर ग्लास हट्स में रह रहे हैं, वहां पर हीटिंग के अरेंजमेंट बेहतर हो गए हैं, कम्युनिकेशन के अरेंजमेंट बहुत बेहतर हो गए हैं इसके लिए। लेकिन वो जमाना 1994, 93, 94 का था जहां इतनी सुविधाएं नहीं थी, तो वेदर वाज अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम, डेफिनेटली। True. Sir, now moving on to your command. You have, commanded Rashtriya Rifle Battalion in Jammu Kashmir. So before, you tell us about your command. Audience को please थोड़ा सा brief if you can give about Rashtriya Rifles. Why was it created and how was it created, so that they can get some idea. सिमरत, एक इन्फेंट्री ऑफिसर का सबसे बड़ा जो सपना होता है वो इन्फेंट्री बटालियन कमांड करने का होता है। Sir. उससे उससे ऊपर जो अगर किसी को मिल भी जाए तो बोनस है, लेकिन आप का अल्टीमेट गोल आर्मी के अंदर जो मैं मानता हूं वो आप एक इन्फेंट्री बटालियन को कमांड करना हो। और जब 1998 में मैं अप्रूव हुआ फुल कर्नल के लिए, तो अब वो कमांड सामने दिख रही थी कि अब कोई ऑर्डर्स आएंगे, जब हमको बोला जाएगा तुम बटालियन कमांड करो। तो जब ऑर्डर्स आए कि आपको राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन कमांड करनी है, तो सबसे पहले मैंने ये सोचा, क्योंकि मेरे को फॉर्चुनेटली सिर्फ 4 दिन का टाइम दिया गया था बटालियन को टेक ओवर करने के लिए। कुछ सिचुएशन ऐसी डेवलप हुई थी कि मेरे को सिर्फ उन्होंने बोला 4 दिन का समय है आपके पास। आप उस पर्टिकुलर टाइम पे मैं स्पेशल ग्रुप में था, स्पेशल फोर्सेस में पोस्टेड था, तो मेरे को लेफ्टिनेंट कर्नल के तौर पे था। तो मेरे को अचानक बोला गया कि 4 दिन के अंदर आप बटालियन को टेक ओवर कीजिए। तो हम गए। तो इन 4 दिनों में मैंने सबसे पहले ये सोचा कि मेरे लिए बटालियन है क्या। तो सिमरत, मैं थोड़ा मेडिटेशन और ध्यान वाला आदमी हूँ, मैं बहुत सारा वक्त अपना मेडिटेशन और ध्यान में देता हूँ। तो मैं बैठा, अपने ध्यान में बैठा, मैंने कहा लेट मी फर्स्ट डिफाइन कि इन्फेंट्री बटालियन है क्या। मैं कैसे डिफाइन करूंगा एक इन्फेंट्री बटालियन को। और जो भी मेरा पढ़ा लिखा था, एक्सपीरियंस था, जो डिस्कशन थी, वो उसने मेरे को एक सार दिया। मैं कहा, मैं जब एक मंदिर में जाता हूं
तो मंदिर में मैं भगवान को ढूंढने जाता हूं, मैं भगवान के पास जाता हूं, लेकिन वो भगवान तो मेरे को दिखते ही नहीं है। मैं उस मंदिर में, मुझे दिखता क्या है? मुझे मंदिर में उसकी छोटी मोटी मूर्तियां दिखती हैं, और एक मेरे को जो है गर्भगृह दिखता है जहां पर कि वो मेन मूर्ति स्थापित होती है, और साथ में मैं खड़ा हूं। मैंने कहा यहां से मेरे को आइडिया आया कि मेरी बटालियन है क्या। तो मैंने कहा मैं मंदिर में जाता हूं उस बटालियन को, भगवान को ढूंढने के लिए। तो मैंने कहा मेरी बटालियन मेरा भगवान है, जो अदृश्य है, दिख नहीं रहा है, लेकिन उस अदृश्य को पाने के लिए मैं आइडल्स की पूजा करता हूं। मेरे आइडल्स कौन है? मेरे आइडल्स हैं मेरे जवान, मेरे जीएसओस, मेरे ऑफिसर्स। मेरा तरीका क्या है? जब मैं अगरबत्ती जलाता हूं, दीपक जलाता हूं, फूल चढ़ाता हूं, तो मेरा है उनकी ट्रेनिंग, उनके ऑपरेशंस, उनका इक्विपमेंट और उनकी देखभाल। इस उद्देश्य को लेकर के मैंने अपनी इन्फेंट्री बटालियन का, मेरी बटालियन मेरा भगवान है, जिसको मैंने अपने ट्रुप्स के माध्यम से पूजना है। पूजने के लिए उनको बहुत अच्छी ट्रेनिंग देना, उनको सक्षम बनाना, ताकि वो हर ऑपरेशन में जीत हासिल कर सके। इस उद्देश्य को लेकर के मैं चला, और जब मैं वहां पहुंचा, शुरू में पहुंचा एक बहुत ही मुश्किल इलाके के अंदर, जिसको हम डोडा किश्तवाड़ का एरिया बोलते हैं। बड़ा मुश्किल एरिया था। कमांड के कुछ महीनों के अंदर ही ये कारगिल की ऑपरेशंस की खुशबू होने लग गई, और बहुत शिफ्टिंग हुई। उस शिफ्टिंग में मेरी बटालियन को भी एलसी के नजदीक जाना पड़ा। तो हम लोग डोडा किश्तवाड़ से हट करके हम लोग एक ऐसी जगह पे आ गए जहां पर कि जो मेरे लिए बिल्कुल नया था। और मैं आपको बता दूं, जैसे हम वहां पर पहुंचे, मैं उस इलाके में जैसे पहुंचा, 7-8 दिन के अंदर हमको एक ऑपरेशन करने का मौका मिला, जिस ऑपरेशन के अंदर मैंने पहली बार उस इलाके के अंदर 5 टेररिस्ट को मारा। ये 26-27 जुलाई की बात है, जबकि हमने उन 5 टेररिस्ट को मारा वहां पर। अनफॉर्चुनेटली उसमें हमारे भी एक जवान जो है शहीद हुआ था। और ये ऑपरेशन हमने कैसे किया, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे हम वहां पहुंचे तो मैंने सबसे पहले लोगों को बोला कि इंटेलिजेंस के लिए ये पता करो कि पिछले 1 साल के अंदर किस किस के नए मकान यहां बने हैं, जिनकी मकान बनाने की हैसियत नहीं थी। क्योंकि ऐसे लोगों के, जब मुझे पता लगा तो वो 4-5 घर थे। मैंने कहा इन घरों के ऊपर नजर रखनी शुरू करूं कि अगर इनके पास अगर अचानक से सोर्स ऑफ मनी नहीं है और पैसा कहीं से बाहर से आ रहा है, मकान बन गए हैं इन लोगों के, इसका मतलब ये वो इंसान है जहां पर टेररिस्ट आके रुकते हैं। और वही हुआ। कुछ देर के बाद मुझे खबर मिली कि यहाँ पर कुछ टेररिस्ट आके रुके हुए हैं और सवेरे निकलने वाले। तो हमने रात को वहां पे ऑपरेशन लॉन्च किया। सवेरे 6-6:30 बजे तक हमने उनको पूरा घेर लिया था। फायर फाइट शुरू हुई, और हमने 5 जो है वो टेररिस्ट इलाके में के अंदर मार दिए। ये टेररिस्ट को मिलेगी, ये पहला ऑपरेशन था, जबकि उस इलाके के अंदर ये मंडी का एरिया था, अटोली वो गांव था जहां पर कि ऑपरेशन हुआ, और जिसके अंदर ये, इसके बाद तो एक झड़ी सी लग गई लगातार। और मेरा जो ना सबसे आई वुड से एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन, जिसमें कि मुझे अपने एक बहुत चहेते अफसर को खोना पड़ा, मेजर सुशील आइमा कीर्ति चक्रा, जो इज द मोस्ट हाईली डेकोरेटेड ऑफिसर ऑफ द एयर डिफेंस रेजिमेंट। उनके नाम पर दिल्ली में आज एक सड़क भी है, सुशील आइमा मार्ग। मैं आपको इस ऑफिसर की डेडिकेशन बताता हूँ। 1 अगस्त इनकी मैरिज एनिवर्सरी होती थी। मैंने इनको छुट्टी जाने के लिए अप्रूव कर दिया था। मैंने कहा आप जाओ, इनकी जगह दूसरा ऑफिसर भेज दिया था। 31 रात की रात को मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि 8 से 9 टेररिस्ट क्रॉस कर रहे हैं एलसी, और वो आपके इलाके के अंदर एंटर कर रहे हैं। जब ये इन्फॉर्मेशन मेरे को मिलती है, तो ये इन्फॉर्मेशन जब मिली तो मैंने सबको वार्न किया
सब ट्रूप्स को अपनी अपनी जगह पे लगाया, ये एस्टिमेट किया कि कहां से जा सकते हैं, कहां से नहीं आ सकते हैं, इस तरह से। और सुशील को बोला कि ओके हम हैं, तुम सवेरे वहां से 8-9 बजे निकलना, क्योंकि हेलीकॉप्टर तुम्हारे यहाँ पड़ा हुआ है, तुम अब जाओ दिल्ली जाओ और वहां से जम्मू से हवाई जहाज लो और जाओ। 9-10 बजे के करीब सुशील अपनी पार्टी के साथ में, अब इसकी पार्टी क्योंकि पूरी तरह कॉम्बैट में नहीं थी, लीव के लिए आ रही थी, तो जैसे ये आया, इसने मेरे को, मैं पहाड़ के ऊपर था, हम लड़ाई लड़ रहे थे, फायरिंग चल रही थी, इसने मेरे को बोला, सर my company is fighting, how can I go on leave? I said, Sushil, you have been given leave, you have been replaced, Rajesh has already taken over your place. He says that my company is fighting, how can I go on leave? I want to take part in the operation. I said, as of now, don't do it. आपको आश्चर्य, अचानक हुआ क्या, जब फायरिंग हुई तो ये टेररिस्ट इसकी तरफ भागे। जब ये छुट्टी की पार्टी जा रहा था, इसने कहा सर आई कैन सी देम, एंड इसने उनको चेज करना शुरू कर दिया। 11-11:30 बजे करीब इसने उनको चेज करना शुरू किया। अब हम ये 3 तरफ से घिर चुके थे, एक ही तरफ इनको भागने का मौका था, वो भागो मौका कौन था, जहां पर सुशील आयमा की पार्टी थी। फायर फाइट स्टार्ट हुई, मैं रेडियो कॉन्टैक्ट में था, मैं उस टाइम पर लगभग 1 किलोमीटर दूर था। ही सेड सर 2 टेररिस्ट गन डाउन। I said, Sushil, okay, very good. मैं नजदीक आ रहा हूं, आई एम अप्रोचिंग यू, कीप इट एट इट। 1:15 बजे मेरे को इनके जेसीओ का फोन, सुबेरा इत्तप्पा उनका नाम था, उसने कहा सर क्या हम सर की बॉडी को निकाल लें? एंड दैट वाज अ शॉक फॉर मी। जब उसने बॉडी बोला, 11:30 बजे से लेके फायर फाइट शुरू हुई थी, मैंने कहा स्टॉप, मैं आ रहा हूं वहां पे। जब मैं वहां पहुंचा तो 2 टेररिस्ट को तो सुशील ऑलरेडी मार चुका था, जो तीसरा टेररिस्ट था उसके सर के ऊपर इसकी राइफल थी, और शायद उसकी गोली से सुशील के सर में गोली लगी थी और वो वहां पड़ा हुआ था। टोटल 5 टेररिस्ट तब तक वो एलिमिनेट कर चुके थे। पोजीशन से और जो लोगों के बोलने से मुझे लगा कि ये सुशील कश्मीरी पंडित था, लैंग्वेज में तो ट्रेंड था ही, 6 फीट 2 इंच लंबा, वेरी हैंडसम पर्सन। इसने उस टेररिस्ट के सर के ऊपर इतनी जोर से बट मारा था अपने AK-47 का कि वो वहां तक ऑलमोस्ट उसके सर के अंदर घुस गया था इस तरह से। और 3 टेररिस्ट को खुद अकेला लेकर फिर हमने उसको निकाला। अब सिमरत ये बताओ कि जिस लेडी को, इसकी वाइफ को 1 दिन पहले मैसेज दे चुका था कि कल तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ होगा तुम्हारी एनिवर्सरी को, उसी को 3:30 बजे मैं टेलीफोन करके मैसेज दे रहा हूं दैट वी आर सेंडिंग हिज डेड बॉडी। इट वाज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट मोमेंट फॉर मी। एंड ऐसे मोमेंट्स आपको फेस करने पड़ते हैं। आप जब फोर्स में हैं, आप कमांड पोजीशन में हैं, ऐसे मोमेंट्स आपको फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, ब्रेवरी के लिए उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कीर्ति चक्रा दिया। He deserved it for that particular gallant action of his. ये ऑपरेशन तो साथ चलते रहे इस तरह से, लेकिन मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूं अपनी कमांड का, जो जिसका मुझे बहुत वो है। इसी मैंने कुछ एक मेजर्स ऐसे इंस्टीट्यूट किए थे कि मैं हर जवान को, उसकी फैमिली को और उसके पेरेंट्स को चिट्ठी लिखा करता था जब भी छुट्टी जाया करता था, और उस लिफाफे के अंदर एक रिटर्न लिफाफा दिया करता था ताकि उनको अपने पैसे खर्च ना करना पड़े, कि जैसे ही आप वहां पहुंचते हैं मुझे ये भेजिए कि आपका बेटा सही सलामत घर पहुंच गया है। एक जवान के बारे में मुझे 2 बार ये आया कि बेटा घर नहीं पहुंचा है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, बाप ने चिट्ठी लिखी, 2 बार ये हुआ। और मैं आपको बता रहा हूं, हमारे यहां से कुछ एक सामान गायब हो रहे थे, कुछ एक चीजें जो है वो गायब हो रही थी। अब मुझे, क्योंकि जब उससे आके पूछा, छुट्टी से वापस आया, टाइम पे वापस आया करता था, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन कईयों का नेचर होता है क्लिप्टोमैनिक,
वो होते हैं इस तरह के। Yes, sir. तो जब मैंने उसको कन्फ्रंट किया, मैंने कहा तुम्हारे फादर की ये चिट्ठी है मेरे पास आई हुई है, तो नेक्स्ट जब वो चिट्ठी जा रहा था तो मैंने उसके पीछे अपने लड़के लगा दिए, और जब ये लड़के लगाए उसका नतीजा ये निकला कि जिस जगह पे ये सामान को बेच रहा था वहां हम इसको रेड हैंड पकड़ पाए। और मैं कहता हूं कि यदि आप चौकन्ने रहते हैं, आप ऐसे मेजर्स इंस्टीट्यूट करते हैं, तो आप ये बहुत सारी चीजें रोक भी पाते हैं और कर भी पाते हैं इस तरह से। और दूसरी चीज जो जो मुझे अभी तक याद है अपने कमांड की, खैर मैं अभी भी अपने, क्योंकि आरआर की कमांड एक ऐसी होती है जहां पर कि आप पूरी आर्म्स एंड साथ में दैट इज, आपके पास एएससी के लोग भी होते हैं, आपके पास आर्मर्ड के लोग भी होते हैं, डिफरेंट, मतलब ये है, ये इन्फेंट्री बटालियन के से अलग है, क्योंकि मैं मराठास का हूं, तो मराठास के ट्रुप के साथ डील करना हमारे लिए आसान था, लेकिन यहाँ पे आर्टिलरी के लोग भी थे, तो आर्मर्ड के लोग भी थे, तो एएससी के, ऑर्डिनेंस के, ये सब लोग थे इस तरह से, अलग अलग बैकग्राउंड से आए होते हैं। इनको एक टीम के तौर पर रखना, लड़ाना और सक्सेस हासिल करना एक अलग ही बात होती है। तो करते कराते इस तरह के बहुत सारे ऑपरेशन हमने किए। एक ऐसा ऑपरेशन है जो आपको मैंने बताया, करते कराते इस तरह के निकले, और ये जवान जेएसयू ऑफिसर्स आज भी हमारे पास इतनी प्यार से मिलते हैं, इतने जुड़े हुए हैं, अभी भी आज भी फोन आते हैं, अभी मिलने के लिए आते हैं, और बहुत अच्छा लगता है। So great, बल्कि sir. Amazing. I'll tell you a small incident, इसके बारे में मैंने एक कहानी भी लिखी है। परसों 26 जनवरी को जो मेरा मेन बॉडीगार्ड था विजय पाटिल, जब मैं कमांड कर रहा था, उसको ऑनरेरी लेफ्टिनेंट का मिला, तो वो और अपनी वाइफ के साथ मेरे को मिलने के लिए आए। ये वो इंसान है, एक ऑपरेशन के दौरान टेररिस्ट बिल्कुल मेरे को शूट करने वाला, 10 या 15 गज की दूरी थी। विजय ने टेररिस्ट को देखा कि इसने एम ले लिया, उसने मेरे को धक्का दिया, मेरे ऊपर लेट गया और रोल करते हुए चला गया, और टेररिस्ट को उसके बाद घेर करके मार दिया। यदि मैं आज जिंदा हूं तो इस कारण, क्योंकि विजय पाटिल जैसे डेडिकेटेड जवान थे जो अपनी जान जोखिम में रख रहे थे, लेकिन अपने कमांडिंग ऑफिसर को जो है वो बचाना चाहते थे। ऐसी लॉयल्टी, ऐसा प्यार, ऐसा डेडिकेशन किसी और प्रोफेशन में नहीं मिल सकता जो यहां मिला है। और है, मैं अपना बर्थडे भूल जाऊं लेकिन मैं विजय पाटिल को नहीं भूल सकता। और यही था कि जब भी वो आता है, वो उसकी वाइफ आए, मेरे घर में रहे, बैठ के हमने खाना खाया, और पूरी यादें की कि कैसे कैसे जो है हम लोगों ने उस दिन निकाले। बहुत अच्छा सर. Sir, after retirement, now you have opened, Colonel Chamoladuun Academy in Dehradun. So we have already talked about how, you are helping the people from poor financial background by कि 50% बच्चे, you're taking from that kind of background. So sir, कोई ऐसा memorable candidate जिस पे आपने काफी मेहनत की हो, and how was the experience when you finally saw him commissioning? तो वो थोड़ा अगर आप शेयर करना चाहें सर, अबाउट एनी कैंडिडेट. मैं आपको उसका वीडियो भी शेयर कर दूंगा उनका। उसका नाम है चेतन सिंह। चेतन सिंह डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ का रहने वाला है। ये लड़का जब मेरे पास आया, इसने कहीं से सुना, ये मेरे पास आया, मैंने कहा तो जिंदगी में क्या बनना चाहते हो? उसने कहा सर मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है। मैंने कहा बेटा एस्ट्रोनॉट अगर तुम बनना चाहते हो तो दो ही तरीके हैं, या तुम एयरफोर्स के फाइटर पायलट बनो या नेवी के फाइटर पायलट बनो, और उसका तरीका है नेशनल डिफेंस एकेडमी, कर सकते हो। कहता सर मैं करूंगा। फिर इसको मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स जीरो, मेहनती बहुत बच्चा, बहुत मेहनती। फादर जो है लेबरर हैं, जो महीने में 6 या 7 हजार रुपए कमा पाते हैं। घर का खाना मैनेज होता है, जिंदगी मैनेज होती है। चेतन को फिर मैंने अपने घर में यहाँ पर रखा, पढ़ाया, तैयार किया। एनडीए के रिटन एग्जामिनेशन में पास हो गया, लेकिन
कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं थी, वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था, फेल हो गया। दूसरी बार फिर आया, तब तक 6 महीने तक मैं लगातार, मतलब एनडीए का दिन है लेकिन एसएसबी की ट्रेनिंग मैंने इसको 6 से 8 महीने दी लगातार। और फिर इसने मेरे को अल्टीमेटली जब ये मैसेज दिया, सर मैं पढ़ा ही रहा था, सर आई एम रिकमेंडेड, ये 2 साल पुरानी बात। How was आज ये that बच्चा moment? चेतन, Yes, sir. आज ये बच्चा चेतन जो है वो इंडियन नेवल एकेडमी में पहुंच गया, ये आईएनए में है वहां पर। और वही है, कोशिश है कि मैं पायलट बनूं, नेवी का पायलट बनूंगा। उसकी उसकी फर्स्ट चॉइस जो वो नेवी थी, तो वो जो है वो कहता है मैं नेवी का जो है वो पायलट बनना चाहता हूं, और देखें कहाँ जाता है। और जब ये सेलेक्ट हो गया बच्चा, तो मेरे पास बहुत सारी और रिक्वेस्ट आने लग गई। आज भी मेरे पास घर में 4 बच्चे ऐसे रह रहे हैं जिनको मैं फ्री सपोर्ट कर रहा हूं, जो अभी तैयारी कर रहे हैं। और देखें अभी जो अप्रैल का एग्जाम आएगा वो उसमें क्या कर पाते हैं। कहानियां I'm बहुत so है शेयर sorry. करने के लिए। चेतन का एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया क्योंकि वो आज सक्सेस है, पहुंच चुका है यहाँ पर। और कभी और मौका मिला तो आपको मैं एक ऐसी लड़की के बारे में बताऊंगा जिसके फादर, मुस्लिम लड़की है, जिसके फादर रिक्शा चलाते हैं, 8 मेंबर्स की फैमिली है। और जब ये मेरे पास आई तो मैंने बहुत पोटेंशियल डिटर्मिनेशन लड़की के अंदर देखा। घर के अंदर सब के सब ऑलमोस्ट अनपढ़ हैं, लेकिन ये लड़की जब 12वीं में पढ़ रही थी तो मेरे पास आई, सर मैं कुछ जिंदगी में बनना चाहती हूँ। मैंने इसको लिया, अपने अंडर में रखा, ट्रेनिंग दी, और ये आज दिल्ली डीडीए में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का काम कर रही है। Amazing, sir. I think आप ऐसे सिटीजन हो जो, मतलब मैं देख रहा था आपने जब बोला कि रिटायरमेंट के बाद आई वांट टू गिव बैक टू द सोसाइटी, तो आई वाज थिंकिंग यार बंदे की नौकरी